ठीक है ना। तो अब देखें कि वूंड एक्सीजन एंड वूंड डिब्राइडमेंट, याद रखें एक्सीजन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है किसी भी अनटाइडी वूंड की मैनेजमेंट में ठीक है ना। एक्सीजन को वूंड टॉयलेट भी कहते हैं और डिब्राइडमेंट भी कहते हैं, जबकि डिब्राइडमेंट जो है एक आपको पता है फ्रेंच वर्ड्स से निकला है और यानी कि इसका मतलब है लेटिंग लूज, यानी कि अनब्रिडलिंग या लेटिंग लूज को डिब्राइडमेंट कहते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब यानी कि रिलीविंग प्रेशर एंड रिलीजिंग पस एंड रिलीविंग प्रेशर। ठीक है ना। इसका ये काम होता है डिब्राइडमेंट के उसका प्रोसेस का। ठीक है ना। यानी ये द कंसेप्ट ऑफ रिलीजिंग पस एंड रिलीविंग प्रेशर है, ये डिब्राइडमेंट जो है सही है। ठीक है। अब ऑक्सीजन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, याद रखें ऑक्सीजन इट रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ डिवाइटलाइज्ड एंड कंटामिनेटेड टिश्यू while preserving क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। ठीक है ना। एक बार हम जब ऑक्सीजन करते हैं तो उसको हम दैट इज़ फॉलोड बाय कॉपियस इरिगेशन, ये याद रखें। एक बार ऑक्सीजन करने के बाद ऑक्सीजन इज़ फॉलोड बाय कॉपियस इरिगेशन। ठीक है। तो याद रखें ऑक्सीजन इज़ डन सिस्टमेटिकली फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीपर स्ट्रक्चर्स। वेसल्स एंड नर्व्स को इंटैक्ट रखेंगे हम ड्यूरिंग ऑक्सीजन। ठीक है। देखें ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन एडिक्वेट एनाल्जेसिया हमें चाहिए होता है पेशेंट को देना। ठीक है। कुछ ऐसे वूंड्स हैं जो कि एक्सटेंसिव वूंड्स हैं, उनमें हमें जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ वूंड्स में फिर जो ब्लडलेस जो फील्ड्स हैं उसमें हम 1/200 के एड्रेनलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह लिम्स के केस में देखें, लिम्स के केस में हम न्यूमेटिक टोर्निकेट यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन हम डिवाइटलाइज टिश्यू की करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि डिवाइटलाइज टिश्यू कैसा होता है दिखने में। ठीक है ना। या फिर इस डिवाइटलाइज टिश्यू की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखें यहाँ पे डिवाइटलाइज टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर यहाँ पे देखो तो टिश्यू है एक कॉलम है, डिवाइटलाइज टिश्यू का कॉलम है और नॉर्मल टिश्यू का कॉलम है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें तो डिवाइटलाइज टिश्यू में जो डर्मिस होती है वो पिंक होती है, और देखिए डिवाइटलाइज टिश्यू में डर्मिस पिंक होती है, नॉर्मल टिश्यू में डर्मिस वाइट होती है। इसी तरह फेट जो होती है वो डिवाइटलाइज टिश्यू में ये भी पिंक होती है और फेट नॉर्मल टिश्यू में येलो होती है। ठीक है। इसी तरह मसल जो होता है डिवाइटलाइज्ड हो तो वो डार्क इन कलर नज़र आता है, नो शाइन के साथ। अगर नॉर्मल जो मसल होता है वो ब्राइट एंड ग्लॉसी होता है, ट्विचेस व्हेन पिक्ड अप विद द फोर्सेप, याद रखें। ठीक है ना। मतलब ठीक है ना। इसको यानी कि अगर कहीं डर्मिस फॉर एग्जांपल इंजर्ड है, ठीक है ना, तो डर्मिस के केस में अगर आप देखना चाहेंगे कि वो वाइटलाइज्ड है या डिवाइटलाइज्ड, तो देखिए अगर कलर देखेंगे आप उसका कलर अगर पिंक है तो वो डिवाइटलाइज्ड है, अगर उसका कलर वाइट है तो वो नॉर्मल है। ठीक है। इसी तरह अगर फेट पे कहीं इंजरी है, उसको आप देखना चाहते हैं कि वो डिवाइटलाइज्ड है या नॉर्मल है, तो वो देखेंगे कलर उसका, तो अगर पिंक है तो वो डिवाइटलाइज्ड है फेट, और येलो है तो नॉर्मल है। सेम केस में भी मसल के साथ है। मसल डिवाइटलाइज तो डार्क इन कलर होता है विद नो शाइन। ठीक है ना। अभी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉन हीलिंग वूंड्स क्या क्या है देखें। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले बैक्टीरिया, कोई भी वूंड है उसमें बैक्टीरिया शामिल हो सकता है, बैक्टीरिया होने के बाद फिर ब्लड में वो बैक्टीरिया जा सकता है। इसी तरह सेलुलाइटिस हेपस वगैरह बन सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। देखिए हार्ट तक किसी भी नॉन हीलिंग वूंड का इफेक्ट जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरट्रोफिक बोन फॉर्मेशन हो सकती है, मैगोट इन्फेस्टेशन, मक्खियाँ पड़ सकती हैं उसमें। ठीक है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है हड्डियों में अंदर जाके, पेरिएनल और यूरिथ्रल फिस्टुलास बन सकते हैं, साइनस ट्रैक्ट, देखें फिस्टुला भी है साइनस भी है यहाँ पे, साइनस ट्रैक्ट और एब्सेस बन सकता है, और स्यूडो एन्यूरिज्म और सिप्टिक आर्थराइटिस
ये हो सकते हैं, ठीक है। और एमाइलोइडोसिस और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तक हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉन हीलिंग वूंड, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें कोई भी एक्यूट वूंड है, ठीक है ना, एक्यूट वूंड उसको आप मैनेज कैसे करोगे, ठीक है ना। याद रखें जो एक्यूट वूंड्स है ना, इनको अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी मैनेज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस इंजरी मैनेज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन मैनेज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ वूंड और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स जनरल स्टेटस। इन चीज़ें, ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक्यूट वूंड की मैनेजमेंट डिसाइड की जाती है, ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहले तो याद रखें कि हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे किन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे फैक्टर्स को विच कैन इम्पेयर द वूंड हीलिंग, इन चीज़ों को हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल याद रखें डायबिटीज़ वगैरह याद है, ठीक है। और ये हो गया। और इसमें तो जितने भी अनटाइडी वूंड्स हैं ना, उनको हम फिर टाइडी वूंड्स में कन्वर्ट करेंगे। एक बार जब ये वूंड्स टाइडी वूंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये इनको फिर हम प्राइमरी क्लोजर भी कर सकते हैं इनका, या फिर इनको हम एलो कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू हील हो जाएं, ठीक है ना। फिर देखिए कि ऐसे एक्यूट वूंड्स यानी कि फॉर एग्जांपल ले लो सर्जिकल इंसिजन का वूंड ले लो, तो ये असल में होते हैं टाइडी वूंड्स, ठीक है ना। तो इनको इनको इमीडिएटली हम बंद कर सकते हैं विद एनी सूचर या एडेसिव टेप, या आपको पता है मेटेलिक जो क्लिप्स वगैरह हैं। तो ये टाइडी वूंड्स होते हैं क्योंकि इनको हम, आपको पता है ना, ये ऑपरेशन थिएटर में ये अंडर स्ट्रिक्ट एंटीसेप्टिक मेजर्स ये कट्स या ये वूंड्स लगाए जाते हैं। तो इनको इमीडिएट बंद करने में कोई हर्ज नहीं है विद सूचर एडेसिव टेप या फिर मेटेलिक टेप के साथ, ओके, मेटेलिक क्लिप्स के साथ, ठीक है। अच्छा, ऐसे एक्यूट वूंड्स देखें जो कंटेमिनेटेड होते हैं डर्ट के साथ, और ऐसे एक्यूट वूंड्स जो कंटेमिनेट होती हैं फॉरेन बॉडी के साथ। तो इस तरह के वूंड्स अगर आप तक पहुँचे विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के दौरान आप तक अंदर अंदर आप तक पहुँचें, तो ऐसे वूंड्स को हम नॉर्मल सलाइन से इरिगेट करेंगे और डेड टिश्यू को एक्सरसाइज करेंगे और क्या करेंगे, इनको क्लोज करेंगे प्राइमरीली, ठीक है ना। प्राइमरी क्लोजर करेंगे इनका, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विद इन 6 आवर्स का टाइम है, डर्टी होए भी तो इसको हम नॉर्मल सलाइन से इरिगेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डेड टिश्यू को प्राइमरीली क्लोज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ऐसे वूंड्स जो कि कंटेमिनेटेड होते हैं फीसिस के साथ, सॉइल के साथ और मनो के साथ, ठीक है ना, मैन्योर के साथ। तो ये फीसिस, ये असल में टेटनस प्रोन वूंड्स होंगे डेफिनेटली, इनमें मट्टी शट्टी स्पॉट्स हो सकते हैं क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के, ठीक है ना। तो ये वूंड्स को हम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, डिराइड करेंगे, और उसके बाद सेकेंडरी क्लोजर के लिए हम इनको ओपन छोड़ देंगे। याद है टेटनस का वूंड ओपन छोड़ा जाता है, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, देखें एक्यूट वुंड्स जो डर्ट और फॉरेन बॉडी के साथ आते हैं, अगर 6 घंटे से पहले प्रेजेंट करें तो इनको हम नॉर्मल सलाइन से इरिगेट करके एक्सरसाइज करेंगे, डेड टिश्यू को और प्राइमरीली क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें जो हेड एंड नेक के जो एरियाज़ होते हैं ना, ये असल में होते हैं रिचली ब्लड सप्लाई होती हैं इनकी, ठीक है ना। अगर इवन आफ्टर 6 आवर्स ये प्रेजेंट करें हेड एंड नेक के जो एरियाज़, दे से अप टिल 12 आवर्स, तो इनको हम फिर भी प्राइमरी क्लोजर के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेटनस प्रोफाइलेक्सिस। जितने भी वूंड्स हैं इनका जो है ना टेटनस प्रोफाइलेक्सिस अगर रिक्वायर्ड है तो हम दे सकते हैं, एनाल्जेसिया एंड एंटीबायोटिक्स भी हम देंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वूंड के। अब देखें क्वेश्चन ये है कि कंटेमिनेटेड या फिर डर्टी वूंड जो होता है इसको हम स्टिच या फिर क्लोज क्यों नहीं करते इमीडिएटली, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे वूंड को स्टिच करें या क्लोज करें तो होता क्या है कि पस और जो बग्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो शामिल होते हैं, कहाँ होते हैं, ब्लड उसमें वूंड में फिर ये ट्रैप होते हैं अंदर डेड टिश्यू के साथ, ठीक है। जब ये ट्रैप होते हैं वूंड में पस और जो बैक्टीरिया वगैरह, तो ये बन जाता है एक अच्छा गुड कल्चर मीडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और स्पेशली एनेरोब्स और गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स इनमें ट्रैप होते हैं, और इसमें फिर आपको पता है फर्दर पस बन जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग गैस गैंग्रीन हो सकती है ऐसे केसेस में, ठीक है ना।
ठीक है ना। इसके अलावा अगर उसके अंदर जो डेड टिश्यू होगा वो हम इमीडिएट क्लोज करेंगे तो डेड टिश्यू भी होगा ना उसमें डेफिनेटली, तो वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है किसको, हीलिंग प्रोसेस को ये रोक देता है। ये भी एक रीज़न है कि हम उसको क्या कहते हैं, जो टेटनस प्रोन वुंड्स या फिर कंटेमिनेटेड वुंड्स को हम क्या नहीं करते, इमीडिएटली क्लोज नहीं करते। कि हम क्या करते हैं फिर, ऐसे वैसे वुंड्स को हम वॉश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेड टिश्यू को, और उनको हम लेफ़्ट ओपन करते हैं फॉर डिलेड क्लोजर। ठीक है, इससे पता है क्या होता है, इससे रैपिड हीलिंग होती है। ये ऐसे खोल के छोड़ने से रैपिड हीलिंग होगी इसकी। ठीक है ना। ठीक है, स्कार क्या होता है, देखिए स्कार जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड इश्कारा से निकला है। ठीक है, इसका मतलब फायर प्लेस, सही है। स्कार जो होता है ये एक फाइब्रस मार्क होता है, याद रखें, फाइब्रस मार्क होता है, ये स्किन के ऊपर ऐसे पड़ा रहता है। ठीक है ना, तो ए फाइब्रस मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन इज स्कार। आफ्टर, ये कब लेफ्ट होता है, आफ्टर सरफेस इंजरी और आफ्टर वोन हैज़ हील्ड, इसको हम स्कार कहते हैं। ठीक है, फाइब्रस मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन आफ्टर अ सरफेस इंजरी और आफ्टर अ वोन हैज़ हील्ड। ठीक है, स्कार में क्या होता है, स्कार में बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट आपको होता है फाइबर्स बनाते हैं, कोलेजन फाइबर हो या जो भी हो। ठीक है, फाइबर्स बनाते हैं। ये फाइबर्स फिर क्या करते हैं, फाइबरों के बंडल्स बनाते हैं। जब ये बंडल्स आगे बन जाते हैं ना, तो यही बंडल्स स्कार टिश्यू का जो बल्क होता है, मेन बल्क, वो इन बंडल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, इसी से स्कार हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। स्कार टिश्यू, अब देखें स्कार टिश्यू, ये जो स्कार टिश्यू होता है ये आइडेंटिकल नहीं होता, इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द टिश्यू विच वाज देयर बिफोर द इंजरी। ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल इधर इंजरी होकर स्कार बना है, तो इधर जो पहले जो चीज़ थी, जो स्किन थी, उस जैसा टिश्यू नहीं होता ये। ठीक है, और ये फंक्शन वाइज भी ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। मिसाल ले लो कि लेस रेजिस्टेंट होता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए, और नर्व्स जो होती हैं ये डू नॉट ग्रो इन द स्कार टिश्यू, इसीलिए हम इसको इन्फीरियर फंक्शन क्वालिटी का कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखें, अगर मुख्तलिफ़ जगहों पे इंजरी से जो स्कार बनता है उसके मुख्तलिफ़ ठीक है ना, मतलब ज़ाविये हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मसल के में इंजरी हो, मसल में फॉर एग्जांपल ले लो, तो इंजरी हो और उससे के बाद फिर स्कार बने, तो मसल बेचारा फिर उसकी जो पावर होती है ना, जो एक्चुअल पावर, वो कम हो जाती है। ठीक है ना, मतलब पैरालाइज तो नहीं होता लेकिन उसकी पावर कम हो जाती है। इसी तरह जो सम टिश्यूज़ में इंजरी होने के बाद, स्कार होने के बाद, वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह बोन में देखें तो बोन में अगर इंजरी हो उसके बाद स्कार बने तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है बोन, याद रखें। ठीक है, स्कार जो है तो देखें, स्कार एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन देयर ऐसे स्कार्स भी होते हैं जिनको हम एडवर्स स्कार्स भी होते हैं। एडवर्स स्कार्स जो हैं ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, एडवर्स स्कार्स में अगर हम एग्जांपल्स बोल रहे हैं तो उसमें देखो तो किलॉइड जो है वो एक एडवर्स स्कार है। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास जो स्ट्रेच स्कार हैं, स्ट्रेच स्कार, कंट्रैक्टेड स्कार, देखें स्ट्रेच होना लंबा होना, स्ट्रेच का कंट्रैक्टेड होना, छोटा होना, कंट्रैक्ट हो गया। इसी तरह पिगमेंट अल्ट्रेशन के जो स्कार्स हैं, कॉन्टोर डिफॉर्मिटी, ठीक है, टैटूइंग का स्कार, स्टिच मार्क्स, ठीक है ना, ये भी एडवर्स स्कार्स में आते हैं। इसी तरह हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड स्कार भी एडवर्स स्कार्स में आते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे हाइपरट्रॉफिक पे और किलॉइड पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब किलॉइड क्या होता है, देखिए किलॉइड डेफिनेटली एक एबनॉर्मल स्कार है। ठीक है ना, और ये ऐसा एबनॉर्मल स्कार है दैट गोज बयान बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल साइट ऑफ स्किन इंजरी। बाद में हम देखेंगे कि एक हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है ना, हाइपरट्रॉफिक स्कार ये डज नॉट एक्सटेंड बयान बाउंड्रीज ऑफ द वोंड, याद रखें। किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक में यही फ़र्क है। तो किलॉइड में क्या होता है, किलॉइड में वो जो स्कार होता है गोज बयान बाउंड्रीज ऑफ द ओरिजिनल साइट ऑफ स्किन इंजरी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है ना, देखिए जो किलॉइड्स होते हैं ये जो क्लिनिकली अपीयरेंस कैसी होती है इनकी, ये होती है रेज्ड
एमॉर्फस ग्रोथ होती है, ठीक है ना, क्लिनिकल अपीयरेंस होती है, और ये जो होते हैं एक प्रूराइटस एसोसिएटेड होती है इनके साथ, और पेन एसोसिएटेड होता है किलॉइड्स के साथ। अगर हम किलॉइड की क्या देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इसको इसका ट्रायल दें किलॉइड का, तो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फीचर को मैं एफ़ के साथ फ्रैक्चर लिखता हूँ, जबकि किसको फैक्टर को मैं पहले फ्रैक्चर लिख के फिर एफ़ लिखता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ये ठीक है ना, आपने याद रखनी है, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? ये वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होती है कि इसमें जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन फाइबर्स, इसमें रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यूं 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 ऊपर, ठीक है, इस तरह। और कहाँ किस में ऑर्गेनाइज होता है? इन ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में आपको इरेगुलर या रैंडमली ऑर्गेनाइज कोलेजन फाइबर्स नज़र आएंगे। ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है किलॉइड की अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल जो स्कार होता है ना, नॉर्मल स्कार, उसमें ये कोलेजन फाइबर्स पैरेलल टू द स्किन सरफेस अरेंज होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपने। अगर हम किलॉइड्स की इशियोलॉजिक फैक्टर्स की बात करें, ठीक है ना, इशियोलॉजिक फैक्टर्स की बात करें, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्रामा, ठीक है ना, जो फैक्टर्स हैव नॉट बीन फुली इल्यूसिडेटेड कि ये क्यों होता है किलॉइड, ठीक है। ठीक है, तो यानी ये किलॉइड किस वजह से बनता है, इनके फैक्टर्स को हमने फुली तरीके से अभी तक जांचा नहीं है, एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्रामा, ये कहता है, ठीक है ना। इसी तरह किलॉइड्स आर एसोसिएटेड विद नेगेटिव वोंड हील, ठीक है ना, हीलिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं नेगेटिव वोंड हीलिंग फैक्टर्स के साथ, सच एज इन्फेक्शन हो गए, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, एक्सेसिव टेंशन, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा, तो ठीक है ना, ये सारे एसोसिएटेड होते हैं किलॉइड फॉर्मेशन के साथ। और ठीक है, लाजमी नहीं है कि यही हो तो ही किलॉइड बने, ठीक है। याद रखें, किलॉइड्स आर आल्सो सिंपल क्लीन वुंड्स में भी किलॉइड बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखें हाइपरट्रॉफिक स्कार, ये क्या होता है? ये देखिए एक वाइडेंट स्कार होता है, याद रखें, और अनसाइटली स्कार के होता है, ये अनसाइटली, ये बुक में लिखा है। अच्छा, इसके बाद ये याद रखें, ये इट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द वुंड, ठीक है। अनलाइक किलॉइड, हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है ना, वो दैट रीचेस टू अ सर्टेन साइज एंड सब्सिक्वेंटली फिर क्या होता है, रिग्रेस कर जाता है या स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना। और लाइक किलॉइड इट इज़ एसोसिएटेड विद एडवर्स हीलिंग फैक्टर्स, अभी मैंने आपको बताए थे, फॉरेन बॉडी, इन्फेक्शन वगैरह वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये टेबल पढ़ते हैं, ये देखिए नॉर्मल मैच्योर स्कार कॉलम में दिखाई दिया हुआ है, इसी तरह इमीडिएट स्कार दिया हुआ है, हाइपरट्रॉफिक स्कार दिया हुआ है, और किलॉइड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नॉर्मल इसका ये टिश्यू है, ये दोनों नॉर्मल में के अंदर मैच्योर और इमेच्योर स्कार है, ठीक है। इनकी फिर अपीयरेंस है, सबकी अपनी अपनी अपने अपना अपना ग्रोथ पैटर्न है और अपना अपना कॉज है, क्या है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो नॉर्मल मैच्योर स्कार की अपीयरेंस कैसी होती है? हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड फ्लैट होता है ये। अच्छा, इमेच्योर स्कार रेड, स्लाइटली एलिवेटेड और समटाइम्स इची, ठीक है, तो ये इमेच्योर स्कार होता है। अच्छा, उसके बाद ग्रोथ पैटर्न, इट कंट्रैक्ट स्लोली और टाइम, ये मैच्योर स्कार की बात कहे है। टर्न्स इनटू मैच्योर स्कार, आपको पता है, ये फिर इमेच्योर स्कार फिर मैच्योर स्कार में हो जाएगा। मैच्योर स्कार फिर क्या होता है? कंट्रैक्ट स्लोली ओवर टाइम, ठीक है। नॉर्मल टिश्यू रिपेयर होती है ऐसी, कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है, कोई कॉज ढूंढने की, ठीक है। फिर हाइपरट्रॉफिक स्कार देखें, रेज्ड होता है अनलाइक मैच्योर स्कार, इसी तरह इची होता है अनलाइक मैच्योर स्कार, पेनफुल होता है अनलाइक मैच्योर स्कार, एंड कन्फाइंड टू इट्स बॉर्डर्स, कन्फाइंड होता है बॉर्डर्स, ये जो हमने पहले भी पढ़ा अभी, ठीक है। इसी तरह ग्रोथ पैटर्न सेल्फ लिमिटेड होता है और बट मे टेक ईयर्स, ये देखें पॉइंट है। और कॉज क्या होती है हाइपरट्रॉफिक स्कार की? एक्सेस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाता है, ठीक है।
उसके बाद किलॉइड की बात करें, रेज्ड है, इची है, एक्सटेंडिंग इनटू नॉर्मल टिश्यू, एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द इंजरी, ये तो हमने पहले भी बताया था। उसके बाद देखें कि कंटिन्यूड ग्रोथ होती है। ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है, ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है किलॉइड का, कंटिन्यूड ग्रोथ होती है और रिकर करता जाता है, ठीक है। इसी तरह कॉज क्या है, जेनेटिक डिस्पोजिशन इसमें मेन फैक्टर है। कैन रिजल्ट फ्रॉम माइनर ट्रॉमा, भी ऐसे पेशेंट्स जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं इनको माइनर ट्रॉमा से भी स्कार बन जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल ये काले जो हैं अफ्रीकन वगैरह, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट को हम अगर ऐसे पढ़ें, देखें शुरू में चोट लगी, चोट लगने के बाद वो जो स्कार है वो इमेच्योर है, उस टाइम वो क्या होता है, रेड होता है, रेडिश रेडिश, आपको पता है जैसे आपको भी चोट लगती है शुरू शुरू में रेड ज़्यादा होता है, यानी हाइपर पिगमेंटेड, ठीक है। इसी तरह स्लाइडली एलिवेटेड भी होता है क्योंकि एडिमा टाइप होता है छोटा इंजरी में, और उसके बाद इची भी होता है, कर्वाइन, ठीक है ना। तो ये फिर जब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये मेच्योर स्कार में कन्वर्ट हो जाता है। इमेच्योर स्कार, इमेच्योर स्कार फिर क्या होता है, या तो अगर पिगमेंटेड रेड है तो इसको हाइपो और हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है मैच्योर स्कार, और फ्लेट हो जाता है क्योंकि ये एडिमा सबसाइड, ये एलिवेटेड था ना, ये फ्लेट हो जाता है एडिमा सबसाइड होने के बाद। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रैक्ट करता है और नॉर्मल टिश्यू रिपेयर हो जाती है उसकी, ठीक है ना। ठीक है, अगर थोड़ा सा और अगर हम कंपेयर करें हाइपरट्रोफिक स्कार और किलॉइड को, तो ये देखें इशियोलॉजी देखें, हाइपरट्रोफिक स्कार की वही बात है, कंपेयर रिलेटेड टू टेंशन है, और इशियोलॉजी किलॉइड की इशियोलॉजी अननोन है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। इसी तरह जेनेटिकली क्या है, हाइपरट्रोफिक स्कार नो फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होती है इसकी, जेनेटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता हाइपरट्रोफिक स्कार का, बस टेंशन के साथ ताल्लुक होता है। इसी तरह किलॉइड की जो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, याद रखें, ठीक है। इसी तरह रेस की बात करें, रेस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है हाइपरट्रोफिक स्कार का, जबकि ये ब्लैक्स में ज़्यादा होता है किलॉइड, और वाइट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और एज फैक्टर की बात करें तो चिल्ड्रन में हाइपरट्रोफिक स्कार चिल्ड्रन में होता है, और किलॉइड 10 से 30 साल के लोगों में होता है। इसी तरह सेक्स फीमेल में ज़्यादा होता है, और हाइपरट्रोफिक स्कार फीमेल टू फीमेल इक्वल ही होता है, और किलॉइड भी फीमेल टू मेल इक्वल ही होता है, ठीक है। यानी सेक्स के साथ किलॉइड का कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे दोनों का, हाइपरट्रोफिक स्कार और किलॉइड का कोई ताल्लुक नहीं है। बॉर्डर्स की बात करें, रिमेन्स हाइपरट्रोफिक स्कार, इट रिमेन्स विद इन द वूंड, और इट आउट ग्रोस द वूंड एरिया, ठीक है। किलॉइड की बात करें तो इसी तरह नेचुरल हिस्ट्री की बात करें, इट सबसाइड्स विद टाइम, और किलॉइड रेयरली सबसाइड्स, याद रखें। इसी तरह साइड फ्लेक्सर सर्फेसिस में हाइपरट्रोफिक स्कार बनने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्टर्नम, शोल्डर और फेस में किलॉइड बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किलॉइड कहाँ बनता है ज़्यादा, स्टर्नम, शोल्डर और फेस पे। हाइपरट्रोफिक स्कार कहाँ ज़्यादा बनता है, फ्लेक्सर सरफेसिस पे, ठीक है। ठीक है, तो हम स्कार पढ़ रहे थे ना, तो स्कार के साइंस, सिम्टम्स एंड साइंस क्या होते हैं, ये देखें। स्कार के सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं, ऑल जो नॉर्मल स्कार्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, और कंट्रैक्ट करने के बाद दे लीड टू जो कंट्रक्चर्स, ठीक है। इसी तरह पेन, प्रोराइटिस तो एसोसिएटेड ही होता है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, ये होते हैं स्कार्स के साइंस एंड सिम्टम्स। अब मैनेज कैसे करेंगे हम, स्कार्स की मैनेजमेंट क्या होगी, ठीक है। याद रखें, स्कार्स की कोई भी यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, सिवाय प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट टू कंसिडर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, हम केयरफुल प्लानिंग करते हैं जब भी कोई स्कार होता, कोई इंजरी लगती है, तो हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है, स्पेशली किसकी, ऐसे वुंड्स की जिनमें हाइपरट्रोफिक स्कार का डेंजर हो लगे आपको, तो उनमें खासकर केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। उसके बाद हम जो वुंड में फिर टेंशन को हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर हम कोई इंसिजन देना चाहें तो वो अलोंग द स्किन क्रीज हम इंसिजन देते हैं, ये भी एक प्रिवेंशन में आता है।
है। इसी तरह सूचर मटेरियल जो है वो उसकी हम खासकर केयरफुल सिलेक्शन करेंगे ताकि कोई हाइपरट्रॉफिक स्कार या दूसरा या फिर कुछ भी बन ना सके, ठीक है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, टिश्यू हाइपोक्सिया को हम मिनिमाइज़ रखने की कोशिश करते हैं और कम से कम रखते हैं कि इस चीज़ को भी, पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन के जो सोर्सेज हैं इनको भी हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रिवेंशन है। स्कार से बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रिवेंशन के लिए केयरफुल प्लानिंग है, स्पेशली ऐसे वुंड्स जिनमें हाइपरट्रॉफिक स्कार बनने का खतरा हो। टेंशन ऑन द वूंड को कम से कम रखना, इसी तरह इंसिजन देना स्किन क्रीज के अलॉन्ग, इसी तरह सूचर मटेरियल की केयरफुल सिलेक्शन, मिनिमाइज़ करते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया और पोस्ट ऑफ इन्फेक्शन को, इन्फेक्टिव सोर्सेज को, ठीक है। किलॉइड्स और हाइपरट्रॉफिक स्कार की फिर क्या मैनेजमेंट है, देखें कंप्रेशन गारमेंट्स हम देते हैं पेशेंट को, और इसी तरह सिलिकॉन जेल शीट्स एंड क्रीम्स हम देते हैं, ठीक है ना। याद रखें ये जो सिलिकॉन जेल शीट्स हैं दे आर इफेक्टिव एंड आर वाइडली यूज टू मैनेज हाइपरट्रॉफिक स्कार्स, ठीक है ना। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हम देखें इंट्रालेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइमसिनोलोन, याद है ट्राइमसिनोलोन। ये ट्राइमसिनोलोन हम 4 to 6 वीक्स के ड्यूरेशन में इसकी डोज देते हैं अनटिल द स्कार इज़ फ्लैटेंड, हम देते रहते हैं, ठीक है ना। रिस्पांस रेट ट्राइमसिनोलोन के साथ 50 to 100% इसका रिस्पांस रेट है, ठीक है। इसी तरह सर्जिकल रिवीजन कर सकते हैं हम स्कार की। सर्जिकल रिवीजन मतलब स्कार कोई बना हुआ है, इसको हम कोई रिवाइज कर सकते हैं कि हम मिनिमाइज़ कर सकें इसको। इसी तरह याद रखें कि सर्जिकल रिवीजन के साथ एलोन, जो सर्जिकल रिवीजन इसके साथ रिकरेंस के ज़्यादा चांसेस हैं, और क्योर रेट भी सही नहीं होता। तो इसको हम सर्जिकल रिवीजन प्लस इंटरस्टिशियल रेडियोथेरेपी के साथ हम करते हैं स्कार का ट्रीट, और इसमें फिर बेस्ट क्योर रेट है। इन दोनों को मिला के, रिवीजन और रेडियोथेरेपी को मिला के इसका बेस्ट क्योर रेट है, ठीक है ना। इस तरह फिर हम रेडियोथेरेपी देते हैं, लेज़र थेरेपी देते हैं, क्रायोथेरेपी देते हैं किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार की ट्रीटमेंट में।